students. Here I am Palak Agarwal and today I am going to teach you a very important topic of Criminal Procedure Code from the subject of Jurisprudence and Interpretation Clause. So let's start with the introduction of the law. बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सभी लोग क्या करते हैं, कोई भी चैप्टर जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसके बेसिक्स में जाने से पहले हम लोग उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि जब तक हम लोग उसके कंसेप्ट में नहीं जाएंगे, जब तक हमें उसके बेसिक्स के बारे में नहीं पता होगा, तब तक हम उस चैप्टर की जो डेप्थ है उसको नहीं समझ पाएंगे. So today I am gonna tell you the basics of the very law, कि what is law and from the where it has originated. So the point is that what is law? हाँ जी, law क्या होता है? The law are the some rules and regulations made by the government for the welfare of the general public. हाँ जी, लॉ का बेसिक अगर हम लैंग्वेज में समझे तो लॉ क्या होता है कि जब कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कोई भी प्रोसीजर्स होते हैं जो लॉ हमारे लिए जो गवर्नमेंट हमारे लिए हमारे ही भलाई के लिए बनाती है, दीज आर नोन एज द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट. हाँ जी, अब उसमें हम लोग कहते हैं कि हमारे पास दो तरह का लॉ होता है. द फर्स्ट वन इज सब्सटेंसिव लॉ, substantive law, and the second one is procedural law. हाँ जी, अब हम लोग ये समझेंगे कि सब्सटेंसिव लॉ क्या होता है और प्रोसीजरल लॉ क्या होता है. देखिए, जो लॉ होता है वो हमें कुछ ना कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल इंडियन पिनल कोड. इंडियन पिनल कोड हमें ये बताता है कि अगर हम किसी का मर्डर करेंगे तो हमें उसको ये पनिशमेंट देनी पड़ेगी, या फिर अगर कोई थेफ्ट करता है यानी कि अगर कोई चोरी करता है तो उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी. यानी कि कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो मुझे मेरे राइट्स और ड्यूटीज के बारे में बताते हैं कि इन केस अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे उसके ये कंसिक्वेंसेस जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे. जो ये प्रोसीजर होता है, जो लॉ हमें हमारी ड्यूटीज एंड राइट्स के बारे में, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज के बारे में बताता है, दैट लॉ इज नोन एज द सब्सटेंसिव लॉ. उस लॉ को हम बोलते हैं सब्सटेंसिव लॉ. द मेन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज IPC, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. दीज आर द मेन एग्जाम्पल ऑफ अवर सब्सटेंसिव लॉ. Now coming to the second part, that is our procedural law. Now what is procedural law? अब लॉ ने हमें बोल दिया कि जी अगर कोई चोरी करता है तो उसको आप पनिशमेंट दे दो 3 साल की, अगर कोई मर्डर करता है तो आप उसको डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, आप उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं. लेकिन क्या कोई ऐसा प्रोसीजर है जो मुझे ये बताए कि मुझे जाना कहाँ पे है, मुझे कौन से कोर्ट के पास जाना है, मुझे कौन से जज के पास जाना है, मुझे ऐसा कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए जिससे कि मैं कल्प्रिट को जो है वो अपना उसको उसके किए की सज़ा दिलवा सकूं. सो जो ऐसे लॉ होते हैं जो मुझे प्रोसीजर बताते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कौन से कोर्ट के पास जाना है, मुझे कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है, मुझे सीधा जज के पास जाना है या फिर पुलिस के पास जाना है, जो प्रोसीजर हमें ये सब बताते हैं, these are the CRPC, that is Criminal Procedure Code. इंडियन एविडेंस एक्ट. इंडियन एविडेंस एक्ट हमें बताता है कि हम एविडेंसेस को कोर्ट के अंदर कैसे एडमिसिबल करेंगे. एंड इफ वी टॉक अबाउट द सिविल प्रोसीजर कोड, इन केस दैट इज CPC. सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो हमें ये बताता है कि जहाँ पे हम लोग इन सिविल केसेस जहाँ पे इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल की बात होती है, उन केसेस के अंदर हम लोग जो है वो अपना यहाँ पे CPC को फॉलो करते हुए, CPC का प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम लोग अपने आप अपना जो है वो जस्टिस अपने आप को दिलवा सकते हैं. हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोना टीच यू अबाउट द क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स. कि हमारे इंडिया में कितने तरह के कोर्ट्स हैं, कौन सा कोर्ट कौन सी सज़ा दे सकता है, कौन सा कोर्ट जो है वो कौन से कोर्ट के पास कितनी पावर है कि वो कितना फाइन लगा सकता है, कौन से कोर्ट के पास पावर है कि वो डेथ पेनल्टी दे सकता है या फिर नहीं दे सकते.
हाँ जी, एक पॉइंट इसके अंदर आप लोगों को जो ध्यान में रखना है, दैट इज दैट सुप्रीम कोर्ट डज नॉट इंक्लूड इन द हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट्स की हायरार्की में कहीं पे भी इंक्लूड नहीं होता है। क्यों इंक्लूड नहीं होता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है। दैट इज, अगर मान लीजिए ए ने बी का मर्डर कर दिया और बी कहता है जी मैं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाऊंगा, तो वहां पे बी सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकता, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन क्रिमिनल मैटर्स। ऑल्दो क्रिमिनल कुछ एक मैटर्स ऐसे हैं जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, दैट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ जी, अब हम बात करते हैं क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द हाई कोर्ट। नाउ सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर चुके हैं, नेक्स्ट आते हैं हम लोग हाई कोर्ट के ऊपर। हाई कोर्ट इज द फर्स्ट हायरार्की इन द क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट इज द फर्स्ट कोर्ट। हाई कोर्ट जो है वो क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर सबसे ऊपर आता है। और अगर मैं इसकी पावर की बात करूं, सो हाई कोर्ट कैन गिव एनी पनिशमेंट विच इज ऑथराइज्ड बाय लॉ। यानी कि हाई कोर्ट जो है वो कोई भी तरह की पनिशमेंट दे सकता है आपको, वेदर इट इज डेथ पेनल्टी और इट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट or it is any kind of imprisonment, whether it is rigorous or simple imprisonment। तो हाई कोर्ट जो है वो आपको किसी भी तरह की imprisonment या फिर डेथ पेनल्टी या फिर फाइन जो है वो आपके ऊपर इम्पोज कर सकता है, दैट इज ऑथराइज्ड बाय लॉ। हाँ जी, कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे अब हम बात करेंगे सेशन कोर्ट की। सेशन कोर्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 3 नाम लिखे हैं। हाई कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट इज द सेकेंड इन द हायरार्की। यहाँ पे हम लोगों ने देखा, फर्स्ट वन इज सेशन जज, दिस इज एडिशनल सेशन जज एंड दिस इज असिस्टेंट सेशन जज। तो सेशन कोर्ट के अंदर सिर्फ एक सेशन जज ही नहीं होता है, उसके नीचे एडिशनल सेशन जज भी होता है एंड उसके नीचे असिस्टेंट सेशन जज भी होता है। अब अगर मैं इनकी पावर्स की बात करूं, तो इन तीनों की पावर्स में भी वेरिएशंस हैं। इन तीनों की पावर्स में क्या डिफरेंस है? हमने हाई कोर्ट की बात की, दैट हाई कोर्ट कैन गिव एनी इम्प्रिजनमेंट विच इज ऑथराइज्ड बाय लॉ। अगर मैं सेशन जज की बात करूं, सेशन कोर्ट के अंदर अगर मैं सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज की बात करूं, तो इन दोनों की पावर्स जो है वो सेम होती हैं। सेम इन द सेंस that an session judge and additional session judge can give any punishment authorized by law except that the session judge and additional session judge has to be approved death penalty from the high court। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर मान लीजिए एक सेशन जज और एक एडिशनल सेशन जज अगर कोई भी डेथ पेनल्टी पास करते हैं, तो उस केस के अंदर वो डेथ पेनल्टी एक सेशन जज को और एक एडिशनल सेशन जज को वो डेथ पेनल्टी जो है वो हाई कोर्ट से पास करवानी पड़ेगी। यानी कि द सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज हैज द पावर टू गिव डेथ पेनल्टी टू एन एक्यूज्ड, बट दैट डेथ पेनल्टी हैज टू बी पास्ड बाय द हाई कोर्ट। अब इसके अंदर मैं आपको एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जब कभी भी एक सेशन जज एक एक्यूज्ड को डेथ पेनल्टी देता है और जब वो ही एक्यूज, मान लीजिए हम इसको एक एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा इस फैक्ट के ऊपर। ये फैक्ट्स आपको बुक्स में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ एंड इस एग्जाम्पल का यहाँ से कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ जी, देखिए दैट हम बात कर रहे हैं कि एक सेशन जज ने ए को बी के मर्डर के लिए डेथ पेनल्टी दे दी, दैट इज उसको फांसी के ऑर्डर जो है वो दे दिए गए।
डेथ पेनल्टी हैज बीन प्रोवाइडेड टू ए बाय द सेशन जज। अब ये ए क्या करेगा, ए जो है वो हाई कोर्ट के पास जाके इसकी अपील करेगा कि सर मेरी ये डेथ पेनल्टी को अपील में आपको दोबारा सुनना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास एक प्रोविजन ये भी है कि जब भी कोई सेशन जज कोई भी डेथ पेनल्टी पास करेगा दैट इज टू बी पास्ड बाय द हाई कोर्ट। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल में क्या होता है, जब भी ये अपील हाई कोर्ट के पास जाती है और सेशन जज जब इसका डेथ पेनल्टी का फॉर्म हाई कोर्ट के पास भेजता है तो वो दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। यानी कि जो सेशन जज डेथ पेनल्टी के लिए प्रोविजन भेजता है उसको पास करवाने के लिए, और जो ए जो है यानी कि ये जो हमारा एक्यूज्ड है, ये जो एक्यूज्ड हमारी हाई कोर्ट के पास अपील फाइल करता है, इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया जाता है और इनका मैटर जो है वो एक ही अपील में सुना जाता है, वेदर द डेथ पेनल्टी जो है वो इसको पास कर दिया जाएगा या फिर इनकी कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया जाएगा। हाँ जी, एक बार और सुनिए ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रही हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया तो, कि जो भी सेशन जज है, सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज, ये दोनों में से जब भी कोई भी जज डेथ पेनल्टी पास करता है दैट इज टू बी पास्ड बाय हाई कोर्ट। अभी हमने इस एग्जाम्पल में क्या किया कि अगर मान लीजिए सेशन जज ने ए को डेथ पेनल्टी दे दी फॉर द मर्डर ऑफ बी। नाउ एक ए ने अपील की एंड दूसरा सेशन जज के पास, सेशन जज से हाई कोर्ट के पास उस डेथ पेनल्टी पे साइन करवाने के लिए वो फॉर्म जाएगा। तो अब ये जो दोनों की सुनवाई होगी इसको एक कर दिया जाएगा और अब यहाँ पे हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि इनकी पनिशमेंट को एज इट इज रखना है या फिर इसको सेट असाइड कर देना है। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, कमिंग टू नेक्स्ट, हाई कोर्ट का हो गया हमारा, सेशन कोर्ट का हो गया। सेशन कोर्ट में अब आता है असिस्टेंट सेशन जज। नाउ द असिस्टेंट सेशन जज have different powers from the session judge and additional session judge. Assistant session judge की क्या powers हैं? An assistant session judge can impose any type of punishment on an accused up to 10 years of imprisonment. यानी कि सेशन जज और एडिशनल सेशन जज के पास सारी पावर्स हैं पनिशमेंट देने की, लेकिन असिस्टेंट सेशन जज सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट जो है वो दे सकता है। उससे ज़्यादा असिस्टेंट सेशन जज कोई भी इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता है। ओनली 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट कैन बी गिवन बाय असिस्टेंट सेशन जज। हाँ जी, कमिंग टू द नेक्स्ट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। नाउ वी आर कम ऑन द पॉइंट ऑफ मैजिस्ट्रेट। अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के जज की, सेशन कोर्ट में सेशन जज, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज की बात कर रहे थे। अब हम लोग मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अगर मैं बात करूं, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की क्या पावर्स होती हैं? दैट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कैन इम्पोज 7 years of imprisonment on the accused। सिर्फ और सिर्फ 7 साल की सजा जो है वो मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो दे सकता है। मैं आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज 7 years एंड दैट इज 10 years एंड एनी imprisonment, any punishment, but death penalty has to be passed by high court। ठीक है, हाँ जी, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैज द पावर टू इम्पोज 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन द एक्यूज्ड पर्सन। अब इसके अंदर मैं आपका एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी। मैंने यहाँ पे लिखा है CMM। CMM मीन्स दैट फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं होता है, वहाँ पे चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता है। दोनों की पावर्स जो है वो सेम होती हैं। आई एम सेइंग इट अगेन, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होता है एंड चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो है वो मैजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होता है, लेकिन दोनों की पावर्स जो है वो बिल्कुल
हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के अंडर कौन होता है? JMIC, दैट इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, एंड दिस इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर होती है that he can impose imprisonment for 3 years plus a fine of ₹10,000। यानी कि एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सिर्फ और सिर्फ 3 साल की सजा दे सकता है और 10,000 रुपए का फाइन लगा सकता है। अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर को अच्छे से सुना है तो मैंने यहाँ पे 10,000 रुपए फाइन की बात की है, लेकिन ऊपर मैंने कहीं पे भी फाइन की बात नहीं की है। दैट मीन्स द हाई कोर्ट एंड द जजेस इन सेशन कोर्ट एंड द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड दिस चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हैज द पावर टू इम्पोज एनी अमाउंट ऑफ फाइन। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए इन्हीं के लिए लिमिट है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के लिए भी नहीं है, सेशन जजेस के लिए भी नहीं है और हाई कोर्ट के लिए भी नहीं है। इन तीनों के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ किसके लिए है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लिए। हाँ जी, नाउ कमिंग टू दिस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के लिए he can give imprisonment for 1 year plus fine of ₹5,000। सिर्फ और सिर्फ 1 साल की सजा दे सकता है और 5,000 रुपए का फाइन लगा सकता है। नाउ दिस इज जुडिशियल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड दिस इज जुडिशियल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। इन दोनों की पावर्स जो है वो सेम होती हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट, ये मैंने एक अलग से यहाँ पे लिखा है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। हाँ जी, हम लोग क्या कर जाते हैं, कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को नॉर्मल मैजिस्ट्रेट के साथ। सॉरी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज द पर्सन हु इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑल्सो। हाँ जी, आप लोगों को पता नहीं होगा कि डीसी और डीएम जो है वो सेम पर्सन होते हैं, लेकिन जब भी डीसी जो है वो दैट इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जब भी वो रेवेन्यू रिलेटेड वर्क करता है, दैट मीन्स जब भी वो एडमिनिस्ट्रेशन के काम करते हैं, देन ही इज नोन एज डीसी। तब हम उनको डीसी के नाम से बुलाते हैं, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। लेकिन जब भी वो कोई भी जुडिशियल एक्टिविटी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इम्पोजिंग सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी, जिसे हम बेसिकली कर्फ्यू भी बोलते हैं कि 144 की धारा लगाई जा चुकी है, वो धारा इनमें से कोई नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लगाते हैं अंडर द सीआरपीसी, सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी। तो जब भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जुडिशियल एक्टिविटी के अंदर कोई भी काम करते हैं, देन ही इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। जब कभी भी वो कोई रेवेन्यू रिलेटेड या फिर कोई भी लैंड रिलेटेड काम करते हैं, तब हम उन्हें जो है वो डीसी के नाम से हम उन्हें बुलाते हैं, दैट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। हाँ जी, आई होप आप सब लोगों को ये पूरा का पूरा जो भी मैंने आपको समझाया है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। I hope please like my and subscribe the channel of College of Commerce, and thank you.